बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ री जवान। खुशामदीद करती हूँ आपको एक बार फिर अपने चैनल पे। हमने स्टार्ट किया हुआ था शिज़ोफ्रेनिया को और इस अदर साइकोटिक डिसऑर्डर को डिस्कस कर रहे थे अकॉर्डिंग टू DSM-5, जिसमें ऑलरेडी हम 2 डिसऑर्डर को डिस्कस कर चुके हैं और शिज़ोफ्रेनिया के डोमेन्स को भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, उसके पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे शिज़ोफ्रेनिया को। शिज़ोफ्रेनिया हमारे पास होता है जी एक मेंटल डिसऑर्डर। ये सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है क्योंकि इसका ड्यूरेशन भी बाकी डिसऑर्डर से ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसमें होता क्या है कि जैसे पहले हमने डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया था, ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर को, और जो हमारे पास शिज़ोफ्रेनी फॉर्म डिसऑर्डर है, इन सब में एक ही बात है कि जो इंटरप्रिटेशंस होती हैं पर्सन जो शिज़ोफ्रेनिया का शिकार होता है, वो उसकी जो इंटरप्रिटेशंस होती हैं वो नॉर्मल नहीं होती, वो एबनॉर्मल होती है, जो कि रियल वर्ल्ड से वो कर रहा होता है। यानी रियल वर्ल्ड से जो भी वो परसीव कर रहा है वो एबनॉर्मली परसीव कर रहा है, नॉर्मली परसीव नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसके रिजल्ट में उसको डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशन, उसकी थिंकिंग जो है वो उसमें फॉल्ट आते हैं, ठीक है। उसका जो बिहेवियर होता है, उसकी जो डेली फंक्शनिंग होती हैं वो डिस्टर्ब होती हैं और उसमें डिसेबिलिटीज़ आती हैं कि वो सामने जो उसके सिचुएशंस हैं उनको कंट्रोल कर सके। और सॉरी, शिज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट होता है ना, उसको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ये इंस्टेंटली जो है वो क्योर नहीं होता और ना ही आपके पास इसका कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन है क्योर करने का। और ये मैनेजेबल तो है लेकिन क्योरेबल नहीं है, क्योंकि इसमें लाइफ लॉन्ग आपने उसको सेशंस प्रोवाइड करने होते हैं या फिर आपने उसको इंस्ट्रक्शंस, काउंसलिंग करनी होती है पेशेंट की कि उसने किस तरह से किस चीज़ को लेकर चलना है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा ब्रेन, क्योंकि ब्रेन डिस्टर्ब हुआ, ब्रेन फंक्शनिंग डिस्टर्ब हुई, तो जब ब्रेन फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी तो उसमें से जो केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं, जैसे हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो वो भी डिस्टर्ब होंगे, उनकी प्रोडक्शन भी डिस्टर्ब होगी। या तो वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं या तो वो बहुत कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। और इसी तरह मतलब आपका जैसे डोपामीन हो गया, डोपामीन के अलावा जो चीज़ आपके इमोशंस को, थिंकिंग को, बिहेवियर को कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है, वो हार्मोन्स जो होते हैं वो या तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, फेस में चले जाते हैं, या बहुत ही बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते आप शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके ब्रेन की फंक्शन डिस्टर्ब होती है। जब ब्रेन प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा तो आपको पता है कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल ही ब्रेन कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि उसकी थिंकिंग, उसके इमोशन, उसका बिहेवियर, उसका जो मोटर बिहेवियर होगा वो भी डिस्टर्ब होगा, ठीक है। यानी अगर बहुत ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं तो जैसे एपिलेप्सी में जो हमारी न्यूरॉन्स के दरमियान ट्रांसमिशन होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है हार्मोन्स की। तो इसी तरह अगर बहुत एक्टिव है तो फिर उसको मोटर बिहेवियर भी उसके डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास या तो बहुत ही एक्टिव होगा हार्मोन्स जो हैं, या तो बहुत ही होंगे ही नहीं एक्टिव, तो जिसकी वजह से उसकी थिंकिंग, उसका बिहेवियर, उसके इमोशंस डिस्टर्ब होंगे और उसकी इंटरप्रिटेशन भी डिस्टर्ब होगी जो कि वो कर रहा होता है। इसमें रिसर्चेस में डॉक्टर्स ने इसके ऊपर जो रिसर्च की है, बहुत सारी रिसर्चेस के बाद इस बात को उन्होंने सामने लेके आए हैं कि क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट होता है उसके जो ब्रेन के टिश्यूज़ होते हैं वो लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आगे हम देखेंगे इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया शिज़ोफ्रेनिया का क्या है अकॉर्डिंग टू DSM-5। In DSM-5 there are 7 total criteria are present for schizophrenia disorder. The first one is about symptoms. How many symptoms are required for schizophrenia? So criteria A is 2 of the following. यहाँ पे आपको शिज़ोफ्रेनिया और शिज़ोफ्रेनी फॉर्म में जो पहला आपके पास क्राइटेरिया वो सेम है, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ पे है आपके पास 2 और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स आपको रिक्वायर हैं ड्यूरिंग अ 1 मंथ पीरियड। ये आपको जो है ना, ये सिग्निफिकेंट पोर्शन आपके पास 1 मंथ पीरियड होना चाहिए, इसकी ड्यूरेशन नहीं है, आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन आपके पास क्राइटेरिया बी में गिवन होगी। देन आपके पास है कि आप फर्स्ट जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं आपके पास उनमें से एक का होना लाजमी है, ठीक है। दो रिक्वायर है जबकि पॉजिटिव में से एक का होना लाजमी है, कंपल्सरी है।
तो फर्स्ट वन इसमें है जी डिल्यूजन। डिल्यूजन आपके पास फॉल्स फिक्स बिलीव्स होते हैं जिसकी टाइप्स और जिसको हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास हेलुसिनेशन है। हेलुसिनेशन को भी हम ऑलरेडी इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। हेलुसिनेशन जो आपके पास होती है प्रिसेप्शन विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई को हेलुसिनेशन कहते हैं, जबकि डिसऑर्गेनाइज स्पीच हमारे पास होती है जिसमें इनकोहेरेंस आ जाता है, जिसमें जो पेशेंट होता है वो स्विच करता है फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर फ्रीक्वेंटली। नेक्स्ट हमारे पास ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज और कैटाटोनिक बिहेवियर आ जाता है जिसमें मोटर एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर शामिल है। उसके बाद नेगेटिव सिम्टम्स आ जाती हैं जिसमें अलॉगिया एनहिडोनिया वगैरह शामिल हो जाते हैं, जिसमें आपके जो पेशेंट होता है उसके इमोशनल एक्सप्रेशंस जो हैं वो डिमिनिश्ड हो जाते हैं। और इसके अलावा एवोल्यूशन की फेस आती है जिसमें उसको सोशल एक्टिविटीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। ठीक है, इनको हम इन डिटेल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे क्राइटेरिया जो हमारा शिज़ोफ्रेनिया का क्राइटेरिया गिवन है उसमें से हमें 2 सिम्टम्स रिक्वायर होती हैं, वन फ्रॉम पॉजिटिव और दूसरी भी पॉजिटिव से हो सकती है लेकिन नेगेटिव से भी हो सकती है, और लेकिन दोनों नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में हमारे पास क्राइटेरिया नंबर बी की बात करें तो आपके पास इन्होंने दिया हुआ जी थी फॉर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ टाइम सिंस द ऑनसेट ऑफ डिस्टर्बेंस। कहते हैं कि सिग्निफिकेंट पोर्शन, मैंने आपको पहले भी बताया, सिग्निफिकेंट पोर्शन इन्होंने दिया हुआ था 1 मंथ का। उसमें क्या होगा कि डिस्टर्बेंस होगी, लेवल ऑफ फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब होगी, जो उसके मेजर एरियाज़ हैं, ठीक है, वर्क एरियाज़ हैं वहाँ पे। इसके अलावा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में उसको डिस्टर्ब करेगा ये चीज़। ठीक है, शिज़ोफ्रेनिया का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो आपके माइंड और जो पेशेंट की माइंड और बॉडी होती है ना उसके दरमियान जो कनेक्शन होता है वो बहुत ही वीक हो जाता है, क्योंकि जब आपका ब्रेन ही प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा तो आपकी बॉडी भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही होती। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में इसको प्रॉब्लम आती है, उसकी सेल्फ केयर में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उसके अलावा उसके जो लेवल ऑफ अचीवमेंट्स होती हैं, ये गोल अचीव करने का जो लेवल होता है उसमें प्रॉब्लम आ रही होती है। और अगर ये बच्चों और एडोलेसेंट्स में आएगा ना तो क्या होगा कि उनका जो एक्सपेक्टेशन लेवल होता है ना किसी भी अचीवमेंट का, और इंटरपर्सनल एकेडमिक्स या फिर किसी भी ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग में अचीवमेंट का जो उनका एक्सपेक्टेशन लेवल होता है वो अचीव नहीं कर पाते, जो चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स होते हैं ना वो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आपने ऐसे देखे होंगे जो जिन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ाने के बावजूद भी ना वो बिल्कुल नहीं पढ़ते भूल जाते हैं हर चीज़। ठीक है, उनका माइंड और उनका ध्यान जो है वो अपनी तरफ ही लगा रहता है। इसको कंफर्म करने के लिए आपके पास डिफरेंट टेस्ट भी होते हैं, आप बच्चों पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे TAT हो गया। ठीक है, इसके अलावा HT आप करवा सकते हैं। उसके थ्रू आप अगर किसी बच्चे को है आपके पास तो आप उसके ऊपर ये टेस्ट अप्लाई करके इसको कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होगा कि आपके पास डिफरेंट सिम्टम्स आएंगी कि उसको एकेडमिक प्रॉब्लम, एकेडमिक स्टडीज़ में प्रॉब्लम आएगी, उसको अगर वो जॉब कर रहा है तो वहाँ पे उसको प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा उसके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उनमें उसको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सेल्फ केयर भी नहीं कर पाएगा। तो ये इसका क्राइटेरिया बी था। नेक्स्ट हमारे पास क्राइटेरिया नंबर C है कि जो साइंस हैं कॉन्टीन्यूस रहते हैं। यहाँ पे आपको ड्यूरेशन दी हुई है। ड्यूरेशन आपके पास मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो शिज़ोफ्रेनिया की ड्यूरेशन होती है वो एटलीस्ट 6 मंथ की होती है। ठीक है, ये जो 6 मंथ होता है ना इसमें 1 मंथ ऐसा इंक्लूड होना चाहिए जिसमें जो है वो क्राइटेरिया ए एक्टिवली मीट कर रहा हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि पूरे 6 मंथ के 6 मंथ ही जो पेशेंट है वो एक्टिव फेज़ में रहे, ये आपका ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एक्टिव फेज़ आपके पास 1 मंथ की होनी चाहिए, ज़रूरी होनी चाहिए। ये नहीं है कि हाँ 1 मंथ से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन आपके पास कंपल्सरी क्या चीज़ है कि एक्टिव फेज़ आपके पास एटलीस्ट 1 मंथ की होनी चाहिए, और 6 मंथ आपको टोटल रिक्वायर होते हैं शिज़ोफ्रेनिया की के डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, उसके बाद इसमें है जी, इसके अलावा इसमें प्रोडोमिनल रेजिडुअल सिम्टम्स भी आ सकते हैं, लेकिन यानी कि ऐसे फेस आ सकती है कि 6 मंथ टोटल है, इसमें से पहला जो मंथ है वो प्रोडोमिनल स्टेज में चला जाए। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या होगा, जो नेक्स्ट 2 मंथ्स हैं आप पेशेंट के वो किस में चले जाएं जी, वो एक्टिव फेस में चले जाएं। और जो नेक्स्ट आपके पास मंथ्स आ रहे हैं, ठीक है, 3 मंथ्स रिमेनिंग वो रेजिड्यूल स्टेज में चले जाएं, यानी कि रिकवरी की स्टेज में चले जाएं।
रिकवरी इसमें प्रॉपर तो नहीं होती, ये मैनेजेबल होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसको मैनेज किया जा सकता है, तो इसमें आप कह सकते हैं कि ये रेजिडुअल फेज में चला गया। ड्यूरिंग दिस रेजिडुअल फेज होती है आपके पास, मैंने आपको पहले भी डिस्कस करते हुए बताया था कि रेजिडुअल फेज वो होती है आपके पास जिसमें पॉजिटिव सिम्टम्स जो होती हैं वो पेशेंट की अपीयर होती हैं, जबकि जो इसकी नेगेटिव सिम्टम्स होती हैं ना पेशेंट की, वो नहीं एक्सप्रेस हो रही होती, ठीक है। सॉरी, पॉजिटिव नहीं होती, जबकि नेगेटिव सिम्टम्स जो होती हैं वो अपीयर हो रही होती हैं। इसके बाद है जी इनका जो पीरियड होता है ना, प्रोडोमिनेंट एंड रेजिडुअल पीरियड होता है, इसमें जो डिस्टर्बेंस होती हैं ओनली नेगेटिव सिम्टम्स अपीयर होती हैं, ठीक है। ये देखें, ये लिखा भी हुआ है, 2 और मोर सिम्टम्स लिसन इन, यानी आपके पास क्राइटेरिया ए जो था जिसमें डिलीवियन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज, ये जो आपके पास सिम्टम्स हैं ये होनी ज़रूरी होती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपके पास और क्या आ जाता है, उसके ऑड बिलीव्स आ जाते हैं, अनयूजुअल परसेप्चुअल एक्सपीरियंस आ जाता है। अनयूजुअल परसेप्चुअल एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास, उसमें हालुसिनेशन में भी आप उसको काउंट कर सकते हो, तो ये आपके पास इसका क्राइटेरिया सी था। क्राइटेरिया डी है आपके पास, इसमें शिज़ोफ्रेनिया को शिज़ोअफेक्टिव से डिफरेंशिएट किया गया, ठीक है, कि शिज़ोअफेक्टिव और शिज़ोफ्रेनिया किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है। इसमें देखते हैं आपको कि जो शिज़ोअफेक्टिव होता है ना, उसमें आपके पास शिज़ोफ्रेनिया की सिम्टम्स भी आती हैं और इमोशनल डिस्टर्बेंस भी होती है, जिसमें आपके पास डिप्रेशन और मैनिक एपिसोड्स भी आती हैं। अब उसमें और शिज़ोफ्रेनिया में क्या डिफरेंस है? शिज़ोफ्रेनिया में डिप्रेशन वगैरह के एपिसोड्स आ सकती हैं, लेकिन क्या होता है कि जब शिज़ोफ्रेनिया की बात करते हैं ना, तो शिज़ोफ्रेनिया में आपके पास पहले तो शिज़ोफ्रेनिया की एपिसोड आएगी, जब ये ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपके पास मैनिक या फिर डिप्रेशन की एपिसोड आएगी, ठीक है। लेकिन जो आपके पास शिज़ोअफेक्टिव होता है ना, शिज़ोअफेक्टिव में क्या होता है कि शिज़ोफ्रेनिया प्लस जो आपके पास मैनिक या फिर डिप्रेशन के एपिसोड हैं वो एक साथ आती हैं, ठीक है, को अकर होती हैं एक ही टाइम पीरियड में, सेम टाइम में आपके पास अकर हो रही होती हैं, ठीक है। तो वो आपके पास शिज़ोअफेक्टिव में चला जाता है, जबकि शिज़ोफ्रेनिया में क्या है कि शिज़ोफ्रेनिया की सिम्टम्स ख़त्म होंगी, उसके रेजिड्यूल जो पीरियड आएगा उसमें आपके पास जो मैनिक या फिर डिप्रेशन के एपिसोड्स हैं वो आ सकती हैं। क्या है जी, शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर एंड डिप्रेसिव और बाइपोलर डिसऑर्डर with psychotic feature have been ruled out because either one, no major depressive or manic episodes have occurred concurrently with the active phase symptoms। ये देखें जी, active phase symptoms जब शिज़ोफ्रेनिया की active phase होगी तो तब उस वक़्त आपके पास ना तो इसमें मेजर डिप्रेशन की सिम्टम्स होती हैं और ना ही आपके पास मैनिक की सिम्टम्स होती हैं, और जब इसकी रेजिड्यूल फेस या फिर इसकी जो प्रोडोमिनल फेस है उसमें ये सिम्टम्स आ सकती हैं। जबकि शिज़ोअफेक्टिव में क्या है कि शिज़ोअफेक्टिव की जब एक्टिव फेस होती है तब ही उसके साथ ही उसी वक़्त आपको मैनिक या फिर डिप्रेशन की सिम्टम्स भी मिलती हैं। If mood disorder has occurred during the active phase, they have been present for the majority of the total duration of the active and residual period of the illness, ठीक है। अगर वो एक्टिव फेज में आ रहा है तो वो शिज़ोअफेक्टिव में चला जाएगा। ये था इसका क्राइटेरिया नंबर डी। नेक्स्ट हमारे पास क्राइटेरिया नंबर ई है, ये जो आपकी डिस्टर्बेंस होनी चाहिए शिज़ोफ्रेनिया में, शिज़ोफ्रेनिया की जो डिस्टर्बेंस है वो दूसरी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की वजह से ना हो, ड्रग अब्यूज़ की वजह से ना हो, मेडिकल कंडीशन की वजह से ना हो, इस बात को आपने देखना है। और इस बात को आप कैसे देख सकते हो कि आप हिस्ट्री ले सकते हो पेशेंट की, और उसके बाद आपने उसकी हिस्ट्री को डिटेल से स्टडी करना है और फिर आपने देखना है कि उसमें कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है या फिर वो ड्रग्स वगैरह यूज़ तो नहीं कर रहा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्राइटेरिया नंबर एफ है कि अगर उसकी हिस्ट्री में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पाया जाता है, और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में क्या है कि ऑटिज्म का मतलब होता है कि उसकी सराउंडिंग से उसका जो रिलेशन होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, उसको नहीं पता कि उसके सराउंडिंग में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो
बस अपनी ही दुनिया में मगन होता है, ठीक है पेशेंट। तो क्या कह रहे हैं कि अगर इसकी जो पेशेंट है आपके पास, उसकी हिस्ट्री में ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पाया जा रहा है, अगर पहले वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से सफ़र कर चुका है तो वो क्या होगा, या कम्युनिकेशन डिसऑर्डर से सफ़र कर चुका है चाइल्डहुड में, तो क्या होगा कि आपने एडिशनल डायग्नोसिस ऑफ शिज़ोफ्रेनिया करना है। इज़ मेड ओनली इफ़ प्रोमिनेंट डिल्यूजन और हॉलुसिनेशन, अगर आपने आपके पास जो है वो प्रोमिनेंट डिल्यूजन और हेलुसिनेशन पेशेंट में पाई जा रही हैं, और साथ में उसकी हिस्ट्री में ये भी बात आ रही है कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को भी इसने एक्सपीरियंस कर चुका है चाइल्डहुड में, तो आपने इसको किस कैटेगरी में लेके जाना है, आपने इसको लेके जाना है जी एडिशनल डायग्नोसिस ऑफ शिज़ोफ्रेनिया में ले जाना है, ठीक है। तो आगे क्या है जी, इन एडिशन टू द अदर रिक्वायर्ड सिम्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया आर आल्सो प्रेजेंट फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। आपको पता है कि एक्टिव फेस है, इसका एक्टिव फेस होना ज़रूरी है, और टोटल ड्यूरेशन इसका 6 मंथ है। तो टोटल इसमें जो शिज़ोफ्रेनिया के क्राइटेरियाज थे वो 7 थे। पहले में आपको दिया हुआ है इसकी सिम्टम्स कितनी रिक्वायर हैं, दूसरे में आपको दिया हुआ है कि सिग्निफिकेंट पोर्शन में क्या क्या डिस्टर्बेंस होती हैं, तीसरे नंबर पे आपको इसकी ड्यूरेशन के बारे में बताया गया, चौथे नंबर में आपको बताया गया कि शिज़ोअफेक्टिव से किस तरह से डिफरेंट है, और पाँचवें नंबर पे आपको बताया गया है कि ये किसी दूसरे फिजियोलॉजिकल अफेक्ट से की वजह से तो नहीं है, वो आपने चेक कर लेना है। और छठे नंबर पे आपको बताया गया कि अगर उसकी हिस्ट्री में ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पाया जाता है तो आपने इसको एडिशनल डायग्नोसिस ऑफ शिज़ोफ्रेनिया के साथ इसको आपने लिखना है, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो आज की, जिसमें हमने शिज़ोफ्रेनिया के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को इन डिटेल डिस्कस किया। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके स्पेसिफायर्स और हम इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस को डिस्कस करेंगे। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।